नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं BHI 141 हिस्ट्री ऑफ चाइना इन इंग्लिश। ठीक। अ, अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से थाइपिंग मूवमेंट उठता है और क्या क्या उसकी पॉलिसीज थी, क्या ऑर्गेनाइजेशन था उसका, है ना, लैंड सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमेन, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेड में किस तरीके से उन्होंने चेंजेस लाए, है ना। कुछ एक सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि गॉड वर्शिपर सोसाइटी थी, ट्राइड्स था, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं डाउनफॉल ऑफ द थाइपिंग। ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत बड़ा है, तो इस चलते मैं इसको पार्ट पार्ट में वीडियोस में डाल रहा हूँ, ताकि आप जब इसको देखें तो आपको आराम से चीज़ों को समझ सकें, याद रख सकें, है ना। एक ही बार में ख़त्म करने से बहुत लेंदी हो जाता है, और क्योंकि देखो चाइनीज़ नाम है तो आप याद भी नहीं रख पाओगे, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इस चलते मैं इसको पार्ट्स में बना के दे रहा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं डाउनफॉल ऑफ द थाइपिंग। देखिए, हमने देखा कि जब थाइपिंग रेबेलियंस ने नानचिंग को कब्जा कर लिया 1853 में, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्स करने लग गए। ठीक है, और उनके लीडर्स ने बाद में क्या किया कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो उनकी फोर्सेस थी उसको वहीं रहने दिया, और जो पेचिंग की तरफ उन्होंने भेजी, है ना, जहाँ छिंग रूलर्स बैठते थे, जो आज भी कैपिटल है पेचिंग, वहाँ की तरफ जो उन्होंने एक्सपेडिशन फोर्स भेजी वो लिमिटेड भेजी। ठीक, पूरी पूरी की पूरी फोर्स नहीं भेजी उन्होंने, ज़्यादातर अपना जो नानचिंग और साथ का रीजन था, यांगजे रिवर रीजन था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने रोक ली। अब ये माना जाता है कि एक तरीके से उनकी एक गलती थी, अगर वो चाहते तो आगे बढ़ते और क्रश कर सकते थे छिंग फोर्सेस को, और क्या पता हिस्ट्री कुछ और होती आज। लेकिन खैर, थाइपिंग जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया। इसी बीच छिंग जो थे, उन्होंने देखा कि ये हुन्नान तक पहुंच चुके हैं, तो उनका एक बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री लीडर था, जंको फान। वो उन दिनों छुट्टी पे था और हुन्नान एरिया में ही था। और जिस तरीके से थाइपिंग ने कई बार हरा चुकी थी इंपीरियल फोर्सेस को, तो उन्होंने जंको फान को एक मैसेज भेजा कि देखो, तुम एक मिलिशिया फोर्स बनाओ इंपीरियल फोर्स के अलावा भी, और उसको पूरी अथॉरिटी दे देगी कि तुम जैसे चाहो वो ऑर्डर ले सकते हो, जितने चाहो को रिक्रूट करो, फ्री हैंड दे दिया उसको कि थाइपिंग के खिलाफ एक्शन के लिए। ठीक है, इसने भी क्या किया, अपने जो काबिल लोग थे ऑफिशियल्स को, जिनको वो जानता था, उनको कमांडर्स रिक्रूट किया, उन्होंने सोल्जर्स को रिक्रूट किया, कहाँ से, लोकल पीजेंट्री से, जो उसके लॉयल रह सके। इसने उनको कहा कि देखो, हमें जो है आपको अपने अपने टेम्पल्स को बचाना है, अपने लैंड को बचाना है, अपने विलेज को बचाना है, अपनी लाइफ को बचाना है। ये जो थाइपिंग वगैरह है ये बैंडिट्स हैं, उन्होंने ये प्रचार चलाया, है ना। और इस आर्मी को रेगुलर आर्मी से ज़्यादा पे दी जाती थी, और बहुत ज़्यादा ट्रेन किया उसने, जंगो फान ने काफ़ी ट्रेन किया। ठीक, अब जंगो फान धीरे धीरे इन लोगों को लेके आगे बढ़ता है, और ये लोग, इनकी लड़ाई शुरू होना चालू होती है थाइपिंग के साथ। इनिशियली तो दोनों की बराबरी रही, कभी ये जीतते थे कभी वो जीतते थे। लेकिन 1856 आते आते ये क्लियर होने लग गया कि हाँ भाई, नानचिंग को अगर हरा जीतना है, वापस लेना है, तो जंको फान की ही आर्मी कुछ कर सकती है, और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। 1860 आते आते क्या हुआ कि जंग जो था, जंको फान जो कमांडर था, उसको कमिश, कमिश्नर बना दिया गया, इंपीरियल कमिश्नर बना दिया गया, और उसके पास अब आर्मी हो गई थी, 1,20,000 लोगों की आर्मी हो गई थी, और कमांडर्स थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे उसके पास, काफी कुछ था उसके पास। ठीक, जंको फान, आप ये याद रखना, एक बंदा उभर के आ रहा है। वेस्टर्न पावर्स का क्या एटीट्यूड था टाइपिंग्स की तरफ? इनिशियली वो लोग सपोर्ट करते हैं उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी को कर रहे थे, तो उनको था कि हाँ भी ठीक है ना, कि हम क्यों इनके इंटरनल मामलों में पड़े, छिंग के छिंग के या थाइपिंग के। लेकिन थाइपिंग के प्रति तो वो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट था, थाइपिंग फॉलो कर रहा था, और छिंग के तो वो वैसे ही अगेंस्ट थे, तो वो इस चलते थाइपिंग के अगेंस्ट नहीं जाते। ठीक, लेकिन 1860 के बाद क्या हुआ, जब आपका सेकेंड ओपियम वॉर के बाद छिंग के साथ उनकी ट्रीटी
होती हैं, तो उनको दिखा कि यार छिंग ने उनको बहुत सारे कंसेशंस दे दिए हैं, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और अब उनका फ़ायदा इसी में रहेगा कि अगर छिंग गवर्नमेंट अगर बनी रहती है तो उनको ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक। और ऊपर से वो कहीं ना कहीं थाइपिंग वालों से चिढ़ भी गए थे, क्योंकि यांगजी रिवर जो वैली जो एरिया था वहाँ पे बहुत एनार्की फैली हुई थी, बहुत वायलेंस रहता था, और जो उनका कॉमर्स था वो हमेशा डिसरप्टेड रहता था, और थाइपिंग ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने एरिया में, ठीक है ना। दूसरा, थाइपिंग ओपियम के अगेंस्ट थे। अब जब वेस्टर्नर्स ने ब्रिटिशर्स ने छिंग डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, तो थाइपिंग के अपोज क्यों नहीं करेंगे वो ओपियम के लिए, है ना। उनका मेन था जिससे वो कमा रहे थे सबसे ज़्यादा। और वेस्टर्नर्स ये भी मानने लगे थे कि ये जो थाइपिंग है ना, जो क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं और जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं ब्लास्फेमी कर रहे हैं, उन पर ब्लास्फेमी का आरोप भी लगने लग गया, ठीक। और हम्म, और चौथा ये था कि हाँ भाई, उनका छिंग डायनेस्टी के रूलर्स के साथ कोलैबोरेशन हो गया था 1860 का सेकंड ओपियम वॉर के बाद, और उनको लगा कि अब यही सत्ता में बैठेंगे तो उनका फायदा होगा, तो इस चलते वो लोग अब कहीं ना कहीं छिंग डायनेस्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करने लग गए, ठीक है ना। हद तब हुई जब 1860 में शंघाई पे थाइपिंग वालों ने अटैक किया, और वहाँ पे जो है अमेरिकन के प्राइवेट कमांड जो थी अंडर एफ टी वार्ड, उन्होंने उनको हराया, है ना। और इसको फाइनेंस किसने किया था? शंघाई का एक वेल्दी बिजनेसमैन थे, उनका नाम मेंशन नहीं है उन्होंने। जब ये फोर्स जीत जाती है थाइपिंग्स के अगेंस्ट में, तो जो इम्पेरियल था, छिंग एम्पायर थे, उन्होंने इसको नाम दिया एवर विक्टोरियस आर्मी, ठीक है। फिर ये एवर विक्टोरियस आर्मी ब्रिटिश कमांड के अंडर में, चार्ल्स गॉर्डन के अंडर में एक्सपेडिशन फोर्सेस करती है, ठीक। और शंघाई और सराउंडिंग एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, साथ में वो चाइनीज ट्रूप्स के साथ मिलकर के। और चाइनीज ट्रूप किसके अंडर थी? एक और ऑफिशियल था ली होंगचांग, उसके अंडर थी। थाइपिंग्स के जहाँ जहाँ स्ट्रांग होल्ड था वहाँ जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, लेकिन ली होंगचांग नहीं चाहता था कि हाँ भाई ये वेस्टर्नर्स हमारे डायरेक्टली हेल्प करें। वो सिर्फ चाहता था कि हाँ तुम अपने हथियार वगैरह दे दो और हम आप खुद अपनी लड़ाई करें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर ये कल को हमारी मदद करेंगे तो ये और ज़्यादा कंसेशन मांगेंगे, तो वो नहीं चाहता था, ठीक है। फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द आपका थाइपिंग, आपस में भी थी लड़ाई झगड़े। होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि 4 किंग थे और एक असिस्टेंट किंग था, है ना, टोटल 5 किंग थे। और होंग तो था ही मेन किंग। तो ईस्ट किंग, अब जब इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, उसमें से जो था आपका साउथ किंग और वेस्ट किंग की डेथ हो जाती है। तो ईस्ट किंग जो था ना, उसका नाम था यांग, यांग छिहो छिंग, ठीक। आप सिर्फ यांग नाम याद रख लो। ईस्ट किंग था यांग। अब इतने सालों में ना उसने धीरे धीरे अपने पोजीशन को मजबूत बना लिया था, और मिलिट्री की एबिलिटी भी उसकी अच्छी थी, साथ में उसका स्पिरिचुअल मैटर को मैनिपुलेट करने का भी स्किल काफ़ी अच्छा था, है ना। तो उसने अब मन बना लिया था, अब वो होंग के बाद सेकंड पोजीशन पे था, तो अब उसने धीरे धीरे मन बना लिया था कि वही चीफ लीडर बने, और वो होंग को गद्दी से उतारना चाहता था चीफ लीडर की। कहीं ना कहीं होंग को ये बात समझ में आ गई, तो उसने नॉर्थ किंग और असिस्टेंट किंग की मदद ली। इन तीनों ने मिलकर के ईस्ट किंग को मार डाला, और उसके जो फॉलोअर्स थे 20,000 फॉलोअर्स, उनको भी मार डाला, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि नॉर्थ किंग और असिस्टेंट किंग की लड़ाई आपस में नहीं बनती है, और नॉर्थ किंग ने असिस्टेंट किंग की पूरे फैमिली और फॉलोअर्स को मार डाला। अब नॉर्थ किंग के ऐसे काम से होंग बड़ा, मतलब उसको धक्का लगता है ये चीज का, और होंग की कहीं ना कहीं असिस्टेंट किंग के साथ भी मतभेद हो गया। तो असिस्टेंट किंग जो है अपना होंग से अलग हो जाता है और अपने फॉलोअर्स को भी ले जाता है साथ में। लास्ट में होता क्या है कि जितने भी ओरिजिनल ग्रुप के लीडर्स थे, वो उसमें से सिर्फ होंग ही बचता है ना। और होंग भी अपने आप को ऑफिशियल मैटर से हटा लेता है। अब मेजरली देखा जाए तो टॉप में लीडर्स कोई रह नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्टिनेंट रह गया था जिसका नाम था ली शोछंग, जिसने की थाइपिंग का पूरी लड़ाई चलाई अगले 7 सालों तक, ठीक। तो इंटरनल डिफरेंसेस ये थे पूरा फैक्शन का। डिफीट ऑफ द थाइपिंग कैसे होती है, इसके पीछे भी 2-3 ही कारण है ना। एक तो देखो, जो
इंपेरियल आर्मी थी वो 2-3 कमांडर के अंडर थी। फॉर जंगोफान नानचिंग को घेर के बैठा हुआ था। दूसरा था ली होंगचांग, उसको दे दिया गया चांगसू रीजन को कब्जे में लेने के लिए। और एक और कमांडर था जो जोंगथोंग, जिसको चोचियांग प्रोविंस के हाथ में लेने के लिए दे दिया गया। ठीक है, ये नाम थोड़ा टफ है बट क्या करोगे, 4-5 नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे हर एग्जाम के लिए, है ना। तो 1864 तक हुआ क्या कि धीरे धीरे जो छिंग की फोर्सेस थी वो जीतने लग जाती हैं, है ना। और वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि उन्होंने नानचिंग पे भी कब्जा कर लिया। और 19 जुलाई 1864 को नानचिंग पे कब्जा हो जाता है जंगोफान का। लेकिन ये बहुत ही ब्रूटल लड़ाई थी। ताइपिंग ने भी ऐसे आसानी से हथियार नहीं डाला, आखिरी आदमी तक लड़ा, है ना। और लाखों लोग मारे गए इस लास्ट फेज में कैंपेन के। ठीक, 19 जुलाई 1864 को नानचिंग कब्जे में आ जाता है इनके। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ताइपिंग छिंग डायनेस्टी को खत्म कर देंगे, है ना, और खुद सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन उनका डिक्लाइन बहुत ही फास्ट हुआ। मेनली इसलिए हुआ कि क्योंकि ताइपिंग के जो लीडर्स थे उनके आपस में ही लड़ाई हो गई और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो गई, और ये उनका एक की फैक्टर बन गया डिफीट का। लास्ट फेज में जाकर के ताइपिंग का जो सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर था वो पूरा टूट गया था। कोई टैलेंटेड कमांडर ही नहीं था, ऑर्गेनाइजर्स ही नहीं थे, है ना। तो इस तरीके से वो लीडरलेस टाइप में हो गए थे। सेकंड क्या रीजन था कि जो ताइपिंग के लीडर्स थे, है ना, वो लोग क्या करते थे, एक तरफ तो कमजोर हो रहे थे, है ना, आपस में लड़ लड़ के, और दूसरी तरफ जो छिंग फोर्सेस थी वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और साथ में वेस्टर्नर्स की मदद लेके, वेस्टर्नर्स से हथियार लेकर के मजबूत बनते जा रहे थे। तो दोनों फैक्टर्स हुए, ये आपस में लड़के कमजोर हो रहे थे और वो आपस में जुड़ जुड़ के और नए स्ट्रेटजीज के साथ स्ट्रांग बन रहे थे। ठीक है, और क्या रीजन था, हाँ, थाइपिंग मूवमेंट का जो एक मेजर रीजन ये भी माना जाता है कि जो थाइपिंग के लीडर्स थे जो वो सिखाते थे वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोपेगेट किया था कि हाँ भाई हम एक कम्युनल कम्युनल सोसाइटी है ना, स्पार्टन काइंड ऑफ लाइफ हमें जीना चाहिए। लेकिन नानचिंग जीतने के बाद देखा गया कि वो लोग तो ये सब कुछ फॉलो ही नहीं करते, वो एकदम लग्जरियस लाइफ अपने जीने लगे मस्त। ठीक, तो ये सब चीजें भी जनता के बीच में जा ही रहा था मैसेज। दूसरा, थाइपिंग लीडर्स ने क्या किया था, अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि वो चाइनीज, सारे चाइनीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो छिंग डायनेस्टी का एलियन रूल है मानचू रूलर्स का, उसके अगेंस्ट है। लेकिन जो उनकी रिलीजियस टीचिंग्स थी, प्रैक्टिसेस थी, वो हर किसी चाइनीजों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। सबसे पहले तो वो कन्फ्यूशनिज्म को हट रिजेक्ट कर रहे थे, और यही सबसे बड़ी बात थी। जो लोग बचपन से उन चीज़ों को मानते आ रहे थे, अचानक आप उस पर आघात करोगे तो लोग बड़ा ऑफेंसिव हो जाएंगे, है ना। दूसरा, ये लोग टेम्पल्स और श्राइन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो इससे लोअर क्लास भी बहुत ज़्यादा आघात हुआ कि ये गलत हो रहा है, और उनके इनके प्रति सस्पिशन भी होने लग गया, वो नॉन इंटॉलरेंट भी होने लग गए थे। ठीक, इससे क्या हुआ, जो सीक्रेट सोसाइटीज थी और दूसरे रिबल ग्रुप्स थे जो थाइपिंग की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे इनका साथ छोड़ दिया। ठीक, अल्टीमेटली अंग्रेजों, वेस्टर्नर्स का तो था ही था, हमने रीजन देख लिया। वेस्टर्नर्स को पहले इनके साथ दे रहे थे, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं यार, छिंग के साथ हमारी ट्रीटी हो गई, छिंग हमें बेटर हमारे लिए रहेंगे, अगर सत्ता में बन रहेंगे तो हमें ज़्यादा कंसेशन वगैरह मिलेगा एज कम्पेयर टू थाइपिंग। थाइपिंग का भरोसा नहीं है, ऊपर से ओपीएम वोपीएम के लिए भी मना करते हैं ये, तो हमारे ट्रेड के लिए भी खतरा है ये। तो इन्होंने थाइपिंग्स को अपोज करना शुरू कर दिया। तो होप ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना, डाउनफॉल ऑफ द थाइपिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। कोई क्लैरिटी लेनी हो तो आप हमें बताना, हम फिर से आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपके डाउट क्लियर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।